अस्सलामुअलैकुम। मुआशरे की एक और तल्ख हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। नाजरीन, दुनिया में बसने वाला हर इंसान अपनी घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए शब व रोज़ मुआशी तगोदू में लगा रहता है। बड़ी मेहनत से अपनी और अपने घर वालों की किफ़ालत के लिए रोज़ी रोटी कमाता है। अगर वो ये तमाम काम दीन इस्लाम के मुताबिक करे तो ये सब इबादत बन जाते हैं, लेकिन अगर इस काम में उसने इस्लामी ज़ाब्तों की पाबंदी नहीं की और उन्हें तोड़ते हुए नाजायज़ तरीके इख्तियार किए या मुआशी जदोजहद के नाम पर दूसरों के हकूक़ मारने शुरू कर दिए तो यही कोशिश उसके लिए आखिरत में रुसवाई का सामान बन सकती है। हमारी आम जिंदगी में पेट हमारी तवज्जो और हमारी बुनियादी जदोजहद का मरकज़ होता है और उसे भरने के लिए हम सभी दिन रात काम करते हैं, खूब जदोजहद करते हैं और ऐसी रोज़ी कमाने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, यानी जायज़ और दुरुस्त हो। और उसमें कोई शक नहीं कि जायज़ रोज़ी कमाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल या नामुमकिन नहीं है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने एक तरफ इंसान को तख्लीक फरमाया तो साथ ही उसकी रोज़ी के वसाइल भी पैदा फरमा दिए और उसके लिए वो सहूलियात मुहैया कर दी कि इंसान अमली कोशिश करके इस दुनिया में अपना वजूद बरकरार रख सकता है। हिलाल रिज़्क़ कमाने की दीन में क्या अहमियत है, इस बारे में मज़ीद जानते हैं मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर से। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल करीम ने इरशाद फरमाया कुलू मिनत तय्यिबात के पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा को देखिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिज़्क़ हलाल कमाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इल्म का हुसूल। तो रिज़्क़ हलाल है या हराम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उस दौर की इंडिकेशन भी दी कि जिस दौर के अंदर हदीस पाक में आता है कि इंसान को ये फ़र्क और ये इम्तियाज़ करना जो है मुश्किल हो जाएगा कि मैं जो कमा रहा हूँ वो हलाल है या हराम। तो इस्लाम ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया है इबादत की लज्जत के लिए और अल्लाह के कुर्ब के लिए, वो रिज़्क़ हलाल है। नाज़रीन, इस्लाम हमें हलाल रोज़ी कमाने और हराम की कमाई से दूर रहने का दरस देता है, क्योंकि हराम काम और हराम की कमाई सिर्फ हराम कमाने वाले को नहीं बल्कि उसकी नस्लों को तबाह कर देती है। हमारी आज की हकीकत एक ऐसे ही ख़ानदान के गिर्द घूमती है जिसे हराम की तबाही ने बर्बाद कर दिया। गुलजार की मलाइका से जब शादी हुई तो वो 15वें ग्रेड का सरकारी मुलाजिम था। शादी के बाद गुलजार को जितनी तनख्वाह मिलती, मलाइका ने उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गुजारा करना शुरू कर दिया, लेकिन गुलजार को हर वक्त पैसे ज़्यादा कमाने की फिक्र रहती थी। वाह जी वाह, क्या बात है, आज तो बड़ा तैयार हो रहे हैं। दफ्तर ही जाना है ना, या कहीं और जाने का इरादा है? हाँ, दफ्तर ही जाना है यार। बस तुम जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, आज दफ्तर में बहुत ज़्यादा काम है। ज़रूरी काम? जनाब की कहीं तरक्की तो नहीं हो रही? वैसे भी आप कब से एक ही ग्रेड पे बैठे हुए हैं। किस तरक्की की बात कर रही है? वैसे भी बहुत देख लिया और इंतज़ार कर लिया इस तरक्की का। वैसे भी सरकारी नौकरी की तरक्की में रखा ही क्या है? चंद हज़ार रुपये तनख्वाह में इजाफा, इसके अलावा क्या मिलता है? अब मैं तरक्की के पीछे नहीं, तरक्की मेरे पीछे भागेगी। बस तुम देखती जाओ, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। क्या मतलब दिन बदलने वाले हैं? मैं कुछ समझी नहीं यार। एक तो ये तो मौतों की बात कुरेदने की आदत जो है ना, ये नहीं खत्म हो सकती। सब्र नाम की भी कोई चीज होती है। फिर भी कुछ पता तो लगे, ऐसा क्या होने वाला है जिससे हमारे दिन बदल जाएंगे? तुम इस तरह करो, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, पहले ही काफी देर हो गई है। अच्छा लाती हूँ, पर एक बात याद रखना गुलजार, कभी भी किसी गलत रास्ते पे ना चलना, क्योंकि गलत रास्ता ज़ाहरी तौर पे बहुत कुछ देता है, पर जितना देता है उससे कहीं ज़्यादा ले भी लेता है। आप जो कुछ भी मेरे लिए लाते हो मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नाश्ता लाओगी या मेरी अम्मा बनने की कोशिश करती रहो? जाओ जल्दी करो, लेट हो रहा हूँ काफी मैं पहले। अच्छा लाती हूँ। लालच बहुत बुरी बुला है। ये कई इंसानों को गलत रास्ते पर चलाकर उनका नामो निशान मिटा चुकी है।
शायद इस दिन मलाइका ने गुलजार की आंखों में पैसे की लालच देख ली थी, इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन जब इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी बन जाती है तो फिर उसे अच्छे बुरे सही गलत में फर्क नजर नहीं आता। जी जी जनाब, आप फिक्र ही ना करें, हम यहाँ पे आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। सर ये हो जाएगा सर जी, बोलें क्या काम है? सर मैं पिछले 1 हफ्ते से आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा, सर मेरी पेमेंट फंसी हुई है, आप साइन करेंगे तो पेमेंट क्लियर होगी। सर मैंने करोड़ों का काम किया है और सारे पैसे इसी प्रोजेक्ट में फंसा कर बैठा हूँ। वाह, करोड़ों का प्रोजेक्ट है और तुम मेरे पास 1 हफ्ते से आ रहे हो और मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। बताओ, इसमें कसूर तुम्हारा है या मेरा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मियाँ, ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ अपने आप को याद रखवाना पड़ता है, वरना यहाँ कोई किसी को याद नहीं रखता और याद रखने के लिए कुछ देना पड़ता है। सरकारी फाइल को आगे का सफर करवाने के लिए उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। सर मैं समझ गया, आपने पहले बताया होता तो इतने दिन जाए ही नहीं होने थे। अच्छी बात है, तुम जल्दी समझ गए। और अपने ठेकेदार को भी बता देना कि अब ऐसे ही हर फाइल साइन नहीं हुआ करेगी। पहले मेरा हिस्सा मेरे पास आएगा, उसके बाद फाइल साइन हुआ करेगी। जो हुक्म जनाब। अरे हुक्म क्या करना है, हमारी तो बस अर्ज है, हमारी अर्ज सुनते जाओ और अपना हुक्म चलाते जाओ। वो जनाब मैं बॉस से बात करके आपको शाम में फोन करता हूँ। जी जरूर। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे अरे जनाब अकमल साहब, आइए आइए बैठिए। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ, आप कैसे? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। वैसे मुझे अपना मुस्तकबिल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अरे वाह, लगता है कि जनाब नजूमी हो गए हैं। आपको तो अपना रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा है। नजूमी नहीं, उससे भी आगे की चीज, क्योंकि नजूमी सिर्फ दूसरों का मुस्तकबिल बताता है, उसे अपने मुस्तकबिल का पता नहीं होता। लेकिन मुझे अपने मुस्तकबिल का ही पता है और दूसरों के मुस्तकबिल का भी, क्योंकि अब उसी का मुस्तकबिल ठीक रहेगा जो मेरे मुस्तकबिल का ख्याल रखेगा। शुक्र है यार, तुझे भी अकल आई है, वरना तू तो खिदमत खलक में लगा हुआ था। ऐसे ही अवाम की खिदमत कर रहा है बस। ऐसा ही है, बहुत देख लिया ईमानदारी से नौकरी करके, न तरक्की मिली न पैसा। अब उसी की खिदमत होगी जो हमारी खिदमत करेगा। अच्छा तो चाय पियोगे? ये बहुत। हाँ नहीं, आप चाय पिए। सारी जिंदगी ईमानदारी से अपने और अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोजी कमाने वाला गुलजार अब बेराह रवई का शिकार हो चुका था और हराम कमाने की धुन में लग चुका था और अपने बच्चों की जायज़ ख्वाहिशात के साथ साथ उनकी ऐसी ख्वाहिशात भी पूरी करने लगा था जो पहले पूरी नहीं करने की सकत रखता था। अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए? आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके अरे नहीं, चाय नहीं पीऊंगा मैं, अभी ऑफिस से भी करा। बैठो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? पापा मुझे आपसे एक काम था। बस सिर्फ एक काम? बोलो क्या काम है? पापा मैंने एक नया मोबाइल लेना है, उसके लिए पैसे चाहिए। क्या हो गया साकिब, क्या जरूरत है तुम्हें पैसों की? अभी तुम सिर्फ मैट्रिक में हो, जब तुम कॉलेज जाना शुरू करोगे तब तुम्हें मिलेगा मोबाइल। क्या हो गया मामा, मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। बस वे बस, अब इस पर कोई बहस नहीं। मेरे बेटे को कौन सा मोबाइल चाहिए और कितने वाला चाहिए? पापा वो तो 50,000 का आएगा। बस सिर्फ 50,000? तो बात नहीं है बेटा। तो इस तरह करो, ये सारे पैसे रखो और एक अच्छा सा मोबाइल लेना है ताकि मेरे बेटे की दोस्तों में धाक बैठे। थैंक यू सो मच पापा। वेलकम बेटा, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? जी
ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा मुझे शॉपिंग करनी है, मेरे पास सारे नए कपड़े खत्म हो गए। ओफो, मेरी बिल्ली के पास कपड़े खत्म हो गए। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। ये लो पैसे और अच्छे ब्रांड के कपड़े लेने हैं। ठीक है पापा, थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा। क्या हो गया आपको? आपने इतने सारे पैसे बच्चों को दे दिए। इतनी तो आपकी तनख्वाह भी नहीं है। अब तनख्वाह की मुझे कोई फिक्र नहीं है। घर का खर्चा पूरा करने के लिए हमें तनख्वाह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस तरह करो कि तुम भी ये पैसे रखो और तुम भी अपनी शॉपिंग कर लेना। और हाँ सुनो, अगर घर का कोई सामान रहता है ना वो भी ले आना। लेकिन गुलजार, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कमाए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी और भी बहुत से पैसे आएंगे। अच्छा, मैं जरा चेक कर लूँ, फिर फ्रेश होकर खाना इकट्ठे करते हैं। मलाइका को मालूम था कि गुलजार के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, इसलिए उसने उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन रिश्वत के पैसे ने उसके सोचने समझने की सलाहियत को माऊफ कर दिया था और उसे पैसे की चमक के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। गुलजार साहब, ये तो कुछ भी नहीं। आप इसी तरह हमारी फाइलों पे साइन करते जाएं, फिर देखें आपकी जिंदगी बदल देंगे। मलिक साहब, मेरे ऑफिस में किसी और की कंपनी काम नहीं करेगी। जब तक इस सीट पे मैं बैठा हूं, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। जो आपने उम्मीदें मुझसे लगाई हैं ना, वो पूरी होंगी। लेकिन आपको मेरी उम्मीद का ख्याल रखना पड़ेगा। सर, हम हाजिर। आपको अभी चाय पिला। पैसे की हवस गुलजार को किस मोड़ पर लेकर जाएगी? क्या होगा उसकी इस लालच का अंजाम? क्या हराम की कमाई से जल्द अमीर बनने की कोशिश में गुलजार हलाल की रोजी से भी हाथ धो बैठेगा? हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक ब्रेक के बाद। मलाइका, तुम ज़बान दराज़ी कर रही हो। अगर तुमने मुझसे इस तरह और बात की ना, मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूंगा। ये हराम और हलाल की तमीज़ तुम सिखाओगी? मैं आपकी शिकायत लगाऊंगा आपके अफसर को। जरूर लगाइएगा, बल्कि शौक से ऊपर तक जाइएगा। हाँ भाई, उन्होंने कौन सा अपनी जेब से पैसे देने होते हैं? क्या मतलब? जी राजा साहब, आप फिक्र ना करें, आपका काम हो जाएगा। बस आप हमारी खुशी का ख्याल रखें, हम आपको कुछ कर देंगे। बस फिर यूं समझो गुलजार भाई कि बहुत बड़ी मछली हाथ लग गई है। वो कौन है, बताओ जरा। गुलजार, आप बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। मैं बेस हो गया हूँ? तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया। गुलजार साहब, आप फिक्र ना करें, इतना अरसा तो निकाल ही जाएगा। ये नशा करके आ रहा है और मुझे बोल रहा है कि नशा किया, कौन सी क़यामत आ गई? गलत क्या किया मैंने? वेलकम बैक नाजरीन। गुलजार के मुंह को हराम लग चुका था और अब उसने हर फाइल पर साइन करने के लिए पैसे पकड़ना शुरू कर दिए थे और वो पैसों की लालच में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने नाजायज काम के साथ साथ लोगों के जायज कामों के लिए भी रिश्वत तलब करना शुरू कर दी थी। हेलो जी, कौन? गुलजार साहब, मैं शफकत बोल रहा हूँ। शफकत,
कौन शफकत? मैं आपके पास आया था, मेरी पेंशन और प्रोविडेंट फंड का मसला है। हाँ, शफकत साहब पहचान लिया मैंने आपको। जी हुक्म करें। सर अर्ज है मेरी आपसे, मेरी फाइल आपके टेबल पर है, उस पर दस्तखत कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। देखिए शफकत साहब, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि मेहरबानी आपने करनी है और मसला हल हो जाना। गुलजार साहब, मैंने अपनी बेटियों की शादी करनी है, मेरे पास इस फंड के अलावा कुछ भी नहीं है। शफकत साहब कैसी बातें करते हैं, हर घर में 100 मसले मसाइल चल रहे होते हैं। देखिए आपको इतने पैसे मिलने हैं, आप पर नोटों की बारिश होनी है, थोड़े से छींटे यहाँ पर पड़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखें गुलजार साहब, आप ये सही नहीं कर रहे। मैं आपकी शिकायत लगाऊंगा आपके अफसर को। जरूर लगाइएगा, बल्कि शौक से ऊपर तक जाइएगा। शफकत साहब, आपने भी सरकारी दफ्तर में नौकरी की है और आपको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि सरकारी दफ्तर में फाइल जितना ऊपर जाती है उसका रेट उतना ही बढ़ जाता है। आइंदा मुझे फोन करके तंग मत कीजिएगा। और हाँ, और जब कभी काम करवाने का मूड हो तो 10% हमें देकर अपनी अमानत ले जाइएगा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाला दोनों आग में हैं, दोनों जहन्नमी हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हलाल ज़रिए से कमाया हुआ पैसा है, चाहे जाए कि वो कम हो लेकिन उसमें बरकत होगी, लेकिन जो हराम ज़रिए से कमाया होगा, नाजायज़ किसी का हक मार के, रिश्वत लेके, वो जो ऊपर की कमाई है, नाम इसका कोई भी रख लें, क्योंकि शराब की बोतल के बाहर अगर सिरका लिख लिया जाए तो वो उससे सिरका बन नहीं जाता। इसलिए रिश्वत का नाम चाहे इंसेंटिव रखा जाए, चाहे उसको खिदमत रखा जाए, कुछ भी रखा जाए, दीन इस्लाम की रूह से, हदीस पाक की रूह से और कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो ये हराम है। हराम की कमाई कमाने वाले को वक्ती तौर पर तो बहुत लुत्फ़ आ रहा होता है। वो इस हराम की कमाई से अपने बच्चों और घर वालों की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरा कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो उनके खून में जहर घोल रहा होता है और वो भी हराम की कमाई को हराम कामों में उड़ा रहे होते हैं, जैसा कि गुलजार का बेटा साकिब। करो यार, वाह भाई साकिब साहब, बड़ा अल्लाह फ़ोन लिया है आपने। हाँ यार, पापा को एक दफ़ा बोला है, उन्होंने ले दिया, पूरे 50,000 रुपये का है। वाह भाई, तेरी तो मौजें लग गई हैं, इतना महंगा फ़ोन एक बार कहने पर ले दिए इन्होंने। हाँ यार, आजकल जो भी पापा को फरमाइश कर रहा हूँ वो पूरी कर देते हैं। लगता है अंकल आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। आखिर वो सरकारी मुलाजिम जो है वो तुम्हें कुछ भी लेके दे सकते हैं, यहाँ तक के शाही किला भी तुम्हारे नाम लगवा सकते हैं। हाँ भाई, मेरे पापा है ही बहुत अच्छे। हाँ भाई, उन्होंने कौन सा अपनी जेब से पैसे देने होते हैं? क्या मतलब? कुछ नहीं, ये बताओ कि पैसे हैं तो पार्टी करने चलते हैं। तो ये पैसों की किससे टेंशन है, अब तो पार्टी होनी है, और पार्टी भी हैवी वाली। क्या मतलब? मेरे एक दोस्त का फ्लैट है, वहाँ चलते हैं, वहाँ सब मिलता है। आ जाओ, आज तुम्हें आसमान की सैर करवाता हूँ। चलो चले फिर। साकिब के दोस्तों ने उसके पास पैसों की वजह से उसे नशे पर लगा दिया ताकि उनका नशा भी पूरा हो सके। ऐसे में एक तरफ उसका बाप उसकी रगों में हराम कमाई का जहर घोल रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो उसी हराम की कमाई से नशा खरीद कर। लेकिन गुलजार को इस बात का रत्ती बराबर भी एहसास ना था और उसे बस हराम कमाने की पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप इतनी जल्दी आ गए, ऑफिस नहीं गए? अच्छा चले, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूं। नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, बैठो तुम। दरअसल मैं आज दफ्तर नहीं गया, काम के सिलसिले में गया हूँ। अभी फिर दोबारा जाना है, बस ये बैग रखने हैं। अच्छा चले, मैं अंदर कमरे में रख देती हूँ इसको। हाँ, ज़रा ध्यान से रखना, इसमें कुछ पैसे हैं। पैसे? किसके? किसके हैं क्या मतलब? हमारे हैं? नहीं, ये मेरे नहीं है। मैं आपसे ये हराम के पैसे नहीं ले सकती और ना ही मैं अपने बच्चों को ये हराम के पैसे खिलाऊंगी। मलाइका, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी मेहनत की कमाई को तुम हराम की कमाई समझती हो? खुदा का खौफ करें गुलजार, ये हराम की कमाई को आप मेहनत की कमाई कह रहे हैं।
छोड़ दे ये काम। रिश्वत देने और लेने वाला दोनों ही जहन्नमी है। मलाइका तुम ज़बान दराजी कर रही हो। अगर तुमने मुझसे इस तरह और बात की ना, मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूंगा। मुझे हराम और हलाल की तमीज तुम सिखाओगी। ये सारा कुछ मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। गुलजार, मेरी एक बात याद रखना, अगर आज आपने मेरी बात ना सुनी तो आपको भी एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। ओ यार, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मलाइका गुलजार को समझाने की एक बार फिर कोशिश की तो उसने उसे अपना दुश्मन समझ लिया, क्योंकि उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी। गलत राह पर चलने वालों को अगर समझाया जाए तो वो मशवरा देने वाले को अपना दुश्मन क्यों समझना शुरू कर देते हैं। गुलजार पर उसकी बीवी के समझाने का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे रिश्वत लेने की आदत ऐसे पड़ चुकी थी जैसे नशे की लत। और फिर उसके कोलीग ने उसे ज़्यादा पैसे कमाने का एक और गुर बताया। जी गुलजार भाई, क्या हाल है? कैसी जा रही है लाइफ? हाँ, लाइफ मजे में है यार। बस यूँ समझो कि पांचों घी में और सर कढ़ाई में। अब तो घर के खर्चों की टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई है। अरे आप भी ना गुलजार भाई, ये सरकारी नौकरी से घर के खर्चे पूरे करोगे? यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले लोग सेठ बन जाते हैं। आपने ना बस अपनी सोच घर के खर्चे पूरे करने वाली रखी हुई है। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि छोटे छोटे पैकेट पकड़ते रहोगे या कोई बड़ा ब्रीफकेस पकड़ने का भी इरादा है? भाई जब कभी मौका आएगा ना तो ब्रीफकेस भी पकड़ेंगे। जब कभी बड़ी मछली हाथ लगेगी तो फिर ये छोटी मछली वो कौन मुंह लगाएगा? बस फिर यूं समझो गुलजार भाई कि एक बहुत बड़ी मछली हाथ लग गई है। वो कौन है, बताओ जरा। अरे वो जो पुल का ठेका है ना, वो बस एक ठेकेदार को देना है। अरबों का ठेका है, अरबों का, और करोड़ों की दिहाड़ी है। लेकिन यार ये तो इतनी बड़ी गेम है, ऊपर तक जाएगी। अरे गुलजार भाई, यहाँ सब कुछ मिल बांट कर खाना पड़ता है यार। मैं जैसा जैसा कहूँ बस आप वैसा वैसा करते जाओ। मुझे क्या करना होगा? इतनी सी सारी बात है। ठीक है, तो फिर मेरी तरफ से डन समझो। ये हुई ना बात। गुलजार और उसके साथ काम करने वाले कुलीग ने ज़्यादा पैसे बनाने का क्या प्लान बनाया? पैसे की लालच गुलजार को किस हद तक ले जाएगी? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। भाई होश करें, क्या हो गया है आपको? तुम चुप करो। लेकिन हम यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? आपका काम हो जाएगा, बस आपको हमारा ख्याल करना पड़ेगा। मुझे दुबई जाना होगा। तुम इस तरह करो कि मेरे कमरे जा दो, बैग जल्दी तैयार करो, मैंने जाना है। गुलजार साहब, आपकी खुशी का सामान मैं लेकर आया हूँ। अच्छा तुम रोना बंद करो। अच्छा किया तुम आ गई हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम बिल्कुल चुप कर लो। मैं बेस हो गया हूँ, तुम्हारा दिमाग तो ही खराब हो गया। हाँ, मेरा दिमाग खराब है, और मेरा दिमाग अब खराब हुआ है। आपका दिमाग प्रपंच ने बहुत पहले का खराब किया हुआ है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। रिश्वत और बदउनवानी जो इस वक्त एक लाइलाज मर्ज की तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक आम आदमी से लेकर बड़े पढ़े लिखे लोगों, मुलाजमत पेशा और कारोबारी लोगों की अक्सरियत इस बुराई में मुब्तला है।
अफसोसनाक पहलू ये है कि हुकूमतों के आला ओहदेदार, सियासतदान, सिफारतकार, गर्ज ये कि सब शामिल हैं। और अगर इस बात की निशानदेही की जाए तो रिश्वतखोर बोलते हैं कि बच्चों के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। खैर है, सब चलता है, महंगाई है, गुजारा नहीं होता, वगैरह वगैरह। हालांकि सब लोग जानते हैं कि ये एक घिनौना जुर्म और गुनाह अजीम है और इसका उनके बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जैसा कि गुलजार की रिश्वतखोरी का उसके बेटे पर बहुत ही मनफी असर पड़ रहा था और वो इसकी हराम की कमाई को हराम कामों में उड़ा रहा था। या अल्लाह खैर, साकिब मेरा फोन नहीं उठा रहा। राबिया, तुम जरा अपने नंबर से कॉल करो, शायद तुम्हारा फोन उठा ले। जी मम्मी। मम्मा भाई मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैं गुलजार को उठाती हूँ। साकिब मेरे बच्चे, ये क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है और तुम क्या करके आ रहे हो? मामा मैं एंजॉय करके आ रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। साकिब, तुम नशा करके आ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई होश करें, क्या हो गया है आपको? तुम चुप करो। मामा मेरे सारे फ्रेंड नशा करते हैं, अगर मैंने नशा कर भी लिया है तो कौन सी क़यामत आ गई है? शर्म करो, आगे से बकवास करी जा रहे हो। क्यों डांट रही हो? क्या हुआ है? मेरे बेटे का नाम सलूक की बात। अपने बेटे की हरकतें देखें, ये नशा करके आ रहा है और मुझे बोल रहा है कि नशा किया, कौन सी क़यामत आ गई है? तो गलत क्या किया मैंने? साकिब, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा। जी पापा। यहाँ से। गुलजार, ये आपने क्या किया? उसे कुछ भी नहीं कहा और ना आपने उसको डांटा। बच्चा है, क्या कहता हूँ? वो नशा करके आ रहा है। जवानी में सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन गुलजार, चलो बस करो, मेरे बाद मेरे बेटे के पीछे ना पड़ जाता। मैं देखता हूँ, कर लेता हूँ। अल्लाह, ये किस मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या हो गया है? मम्मा ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है। गुलजार की रिश्वतखोरी और हराम की कमाई का उसके बेटे पर गहरा असर पड़ रहा था, लेकिन गुलजार ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि इसकी अकल पर पर्दा पड़ चुका था और उसे हलाल और हराम की तमीज़ भूल चुकी थी। जी आपका काम तो हो गया, लेकिन हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी बैठिए प्लीज। गुलजार साहब, ये हैं राणा साहब, और राणा साहब ये हैं गुलजार साहब। गुलजार साहब, ये आपको बता ही चुके होंगे कि हम क्यों मिल रहे हैं। जी राणा साहब, आप फिक्र ना करें, आपका काम हो जाएगा। बस आप हमारी खुशी का ख्याल रखें, हम आपको कुछ कर देंगे। गुलजार साहब, आपकी खुशी का सामान मैं लेकर आया हूँ। गुलजार साहब, ये आधी पेमेंट है, बाकी काम होने के बाद मिलेगा। तो बात नहीं राणा साहब, जैसे आपकी मर्जी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, फूल इस तरह का बनाइएगा कोई 10-12 साल निकाल ही जाए। गुलजार साहब, आप फिक्र ना करें, इतना अरसा तो निकाल ही जाएगा। गुलजार ने रिश्वत लेकर पुल बनाने का ठेका उस ठेकेदार को दे दिया। शुरुआत हज़ारों रुपए रिश्वत से हुई, लेकिन फिर यह बात लाखों और फिर करोड़ों तक जा पहुंची और इसी तरह 5 साल गुजर गए। राबिया की शादी हो गई, जबकि साकिब को नशे की लत लग गई। ये ले जाए। शुक्रिया। हेलो जी। राणा साहब, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बहुत एहसान। आज आपने कैसे याद कर लिया हमको? क्या काम पड़ गया है? हाँ राणा साहब, काम तो जरा मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? आपका काम हो जाएगा, बस आपको हमारा ख्याल करना पड़ेगा। हाँ राणा साहब, रेट थोड़ा ज्यादा होगा,
जी बिल्कुल ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा का खौफ करें, आपको तो मरना ही भूला हुआ है। और कितनी रिश्वत लेंगे? तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम्हें मेरी कमाई इतनी बुरी लगती है ना, तो इस घर से दफा क्यों नहीं हो जाती? अल्लाह ने अगर कोई दूसरा आसरा बनाया होता तो उसी दिन चली जाती, जिस दिन पहली मर्तबा आप रिश्वत के पैसे लाए थे। तुम्हारी बकवास सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। अब अगर तुमने जुबान चलाकी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? या अल्लाह, इनको हिदायत दे और हम पे अपना करम कर। मलाइका अपने शौहर को राह रास्त पर लाने के लिए दुआगो थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके शौहर की गलतियों का खमियाजा उसके बच्चे भुगत रहे थे। क्योंकि राबिया शादी को 2 साल गुजरने के बावजूद औलाद की नेमत से महरूम थी, जबकि साकिब को नशे की लत ने जकड़ लिया हुआ था। मम्मा एक बात दे दो मुझे। मम्मा, मम्मा मुझे इंजेक्शन चाहिए। मम्मा, मम्मा, मम्मा मुझे खोल दे। मम्मा, साकिब, मेरे बच्चे खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना। मम्मा, मुझे कुछ हो रहा है। मम्मा, मेरी रगों में कुछ दौड़ रहा है। मम्मा प्लीज मुझे खोल दो। मम्मा, साकिब मेरे बच्चे, ये नशे की वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती मेरे बच्चे? मम्मा मुझे इंजेक्शन दे दो, मुझे सुकून आ जाएगा। मम्मा इंजेक्शन चाहिए मुझे। मम्मा इंजेक्शन चाहिए। मम्मा खोल दो मुझे। मम्मा, मम्मा खोल दो। मम्मा मुझे इंजेक्शन चाहिए। मम्मा खोल दो मुझे। मम्मा, मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। मम्मा, मम्मा खोल दो मुझे। मम्मा इंजेक्शन चाहिए मुझे। मम्मा, मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा इंजेक्शन चाहिए मुझे। मम्मा, मुझे खोल दो। मम्मा जी, मम्मा खोल दो मुझे। मामा जी खोल दो मुझे। मामा इंजेक्शन चाहिए मुझे। मामा, हेलो राबिया, बेटा क्या हुआ? बैठो बैठो, बताओ मुझे क्या बात है? मम्मी वो क्या वो बताओ। वो दानिश, क्या हुआ दानिश को? उन्होंने मुझे इतना मारा है। क्या? मम्मी मैं वो घर छोड़ कर आ गई हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मम्मी अगर मैं वहाँ दोबारा जाऊँगी तो वो मुझे जान से मार देंगे। अच्छा तुम रोना बंद करो। अच्छा किया तुम आ गई हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम बिल्कुल चुप कर जाओ, चुप करो, रोना बंद करो। मामा मुझे एक बात बताएं। हाँ पूछो बेटी। मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? अल्लाह मुझे औलाद क्यों नहीं दे रहा मामा? नहीं बेटी ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं और वो जो हमारे लिए करते हैं वो बिल्कुल बेहतर करते हैं। मामा इसमें मेरा क्या कसूर है? ये मेरा कसूर है इसमें? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा, कसूर तो उस इंसान का है जिसकी वजह से मेरे दोनों बच्चों को सजा मिल रही है। अल्लाह मेरे बच्चों पे रहम फरमा। मामा के भाई ने इलाज के बाद भी नशा नहीं छोड़ा? नहीं, इलाज भाई का नहीं, इलाज किसी और का होने वाला है, तब जाके हमारी मुश्किलें आसान होगी। मामा क्या राबिया और साकिब के साथ जो कुछ हो रहा था वो मुकाफाती अमल है? क्या गुलजार की करप्शन और रिश्वतखोरी की सज़ा उसके बच्चों को मिल रही थी? क्या गुलजार अपने बच्चों की हालत देखकर गुनाह से बाज आ जाएगा? हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक ब्रेक के बाद। बताओ ना, अब करना क्या है? गुलजार, मेरा मशवरा यही है कि आप फौरन मुल्क छोड़कर चले जाएं। मैंने भी बाहर जाने का बंदोबस्त कर लिया है। जल्दी करो ना, मुझे जाना है। तुम ठीक कह रहे हो गुलजार, तुम्हें चले ही जाना चाहिए। हाँ तो दोहरा पासवर्ड मेरा।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले रिश्वतखोर सरकारी अफसर गुलजार की बेटी राबिया औलाद ना होने की वजह से अपने शौहर से मार खाकर घर वापस आ चुकी थी, जबकि उसका बेटा नशे का आदी होकर अपनी जिंदगी तबाह कर चुका था और उनकी मां जानती थी कि उसकी औलाद के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए उसने एक बार फिर अपने शौहर को समझाने की कोशिश की। मैंने आपको कहा था ना, आपके गुनाहों की सजा हमें जरूर मिलेगी। मेरे हाथ पे फिर तुम शुरू हो गई हो। दानिश ने राबिया को तशद्दुद का निशाना बनाया है और उसे घर भेज दिया है, और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हो। इस दानिश की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसमें मेरा क्या कसूर है जो तुम मुझे इसका जिम्मेदार ठहरा रही हो? ये सब आपकी करप्शन का नतीजा है कि राबिया मां नहीं बन सकती। आज हमने अपने बच्चों को हलाल खिलाया होता तो हमारी राबिया अपने घर में बैठी होती और हमारा बच्चा नशे ना होता। देखो, मेरी वजह से उसकी इतने बड़े घर में शादी हुई है। अब अगर उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या अमल दखल है? और रही बात साकिब की, उसका इलाज तो मैं करवा रहा हूँ। गुलजार, आप बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। मैं बेहिस हो गया हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ही खराब हो गया। हाँ, मेरा दिमाग खराब है और मेरा दिमाग अब खराब हुआ है। आपका दिमाग करप्शन ने बहुत पहले का खराब किया हुआ है। मलाइका, तुम हद से बढ़ रही हो। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि दिमाग मेरा खराब हुआ है या तुम्हारा। उस दिन अगर राबिया कमरे में ना आती तो पता नहीं गुलजार क्या कर गुजरता। उसे बेटी और बेटे की जिंदगी बर्बाद होता देख भी इस बात का एहसास ना हुआ कि इस सब का जिम्मेदार वो खुद है। लेकिन एक ना एक दिन उसे इस बात का एहसास होना था और फिर वो दिन आन पहुंचा। नाज़रीन, आपको यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि गुजरात के एक नवाही गांव में एक पुल गिर गया है जिसमें मुतअद्दिद अफराद की हलाकत के इत्तला थे। हादसे के वक्त इस पुल पर गाड़ियां मौजूद थीं और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि गिरने वाले पुल के नीचे भी ट्रैफिक थी जिन पर पुल गिर गया है। हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि गुजरात के नवाही गाँव में सिर्फ 5 साल कबल तामीर किया गया पुल गिर गया है और पुल गिरने के इस वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया है। ये वही पुल है ना जिसका ठेका तुमने दिया था, और इन सब की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं? क्या कह रही हो तुम? हेलो जी गुलजार साहब, ये क्या हो गया है? पुल कैसे गिर गया? अब इस पुल के गिरने की तहकीकात होंगी और हमारे महकमे के बहुत से लोग शामिल हैं इस पुल में ठेका देने में। सुना है ठेकेदार को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। उसने अपना मुंह खोल दिया तो कोई भी नहीं बचेगा। बताओ ना, अब करना क्या है? गुलजार, मेरा मशवरा यही है कि आप फौरन मुल्क छोड़कर चले जाएं। मैंने भी बाहर जाने का बंदोबस्त कर लिया है। हाँ, यही ठीक है। हमें ऐसा ही करना चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर होगा। ओके, जो भी खबर हो मुझे जरा बताते रहना। अल्लाह हाफिज। मलाइका, जल्दी से मेरा बैग तैयार करो, मैंने दुबई जाना है। मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ। हेलो? क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, साकिब, गुलजार, मेरी बच्ची साकिब। ओहो, क्या हो गया? तो शोरूम चालू, क्या बात हो गया तुम्हें? गुलजार, दानिश ने राबिया को तलाक दे दिया। क्या? राबिया से ये सदमा बर्दाश्त नहीं, और उसने खुदकुशी कर लिया। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पुल गिरने से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई है और हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी सिलसिले में एक आला सतह कमेटी भी बना दी गई है जो कि पुल गिरने की वजूहात पर कल तक अपनी रिपोर्ट देगी। आपको ये भी बताते चलें कि इस पुल को राना अवैस नामी एक ठेकेदार ने बनाया था और पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। मलाइका, मेरी बात सुनो, अगर ये पकड़ा गया ना तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मुझे दुबई जाना होगा।
तुम इस तरह करो कि मेरे कपड़े तैयार करो, बैग जल्दी तैयार करो, मैंने जाना है। गुलजार तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी है, हमारी बेटी मर चुकी वो है। मर चुकी है, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी मारा जाऊंगा, मुझे अभी निकलना होगा, बस मुझे कुछ नहीं पता। तुम इस तरह करो कि जल्दी से मेरा पासपोर्ट लेकर, जल्दी जाओ ना, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी जाओ, पासपोर्ट लेकर आओ मेरा। हाँ लाओ पासपोर्ट, जल्दी करो, जल्दी करो ना, मुझे जाना है। तुम ठीक कह रहे हो गुलजार, तुम्हें चले ही जाना चाहिए। हाँ तो दो ना पासपोर्ट मेरा। तुम्हें इस दुनिया से चले जाना चाहिए। तुम जैसे सफाक इंसान को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। देखो मैं मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो फिक्र मत करो। क्या ठीक कर दोगे? बोलो, क्या ठीक कर दोगे? मेरी राबिया को जिंदा वापस ला सकते हो? बताओ, बोलो, राबिया को जिंदा वापस ला सकते हो? नहीं, कभी नहीं। बस मेरी बात सुनो, देखो बोले मत चलाना। बस गुलजार, बस बहुत हो गया, अब नहीं। कुरान करीम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अगर हम सामने रखें तो हमें ये बात पता चलती है कि इंसान इस हाथ से जो देगा वो इस हाथ से काट लेगा। अगर वो खैर का काम करेगा तो खैर इस दुनिया में भी पाएगा और आखिरत में भी, और 10 गुना यहाँ और 70 गुना आखिरत में, और 70 तो मुहावरतन है। अल्लाह ताला अपनी शान के लायक उस 70 को बढ़ा के आखिरत में अता करेगा। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपने से बड़ी उम्र के लोगों की ताज़ीम करोगे तो अल्लाह ताला उस नस्ल को पैदा कर देगा जो तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारी ताज़ीम करेगी। क्यों? इसलिए कि इस दुनिया के अंदर ही मकाफात अमल के तौर पर अच्छाई या बुराई का सिला भी दे दिया जाता है। नाजरीन, इस दिलखराश वाक़े के चंद घंटों बाद गुलजार के घर पुलिस उसे करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन उसकी बीवी मलाइका को उसके कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करके ले गई। नशे की लत में पड़ चुके साकिब को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। मलाइका ने अदालत के सामने शौहर को कत्ल करने का इकरार जुर्म कर लिया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। यूँ करप्शन ने एक घराने को बर्बाद कर दिया, क्योंकि करप्शन और रिश्वतखोरी ज़ाहिरी तौर पर जितना भी फ़ायदेमंद हो, लेकिन वो दरअसल इंसान को अंदर से खोखला कर रहा होता है और उसकी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देती है। मुझे और टीम हकीकत को इजाज़त दे, एक हकीकत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।